Hello, students. Welcome everyone to this journey of new and a very interesting subject, which is known as accountancy for class 11th. तो बच्चों, हम लोग आज से अपने एक नए सब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। क्लास 11th में आप लोगों ने अब एडमिशन ले लिया है। क्लास 10th के आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और अब हम कॉमर्स की फील्ड में एंटर हो चुके हैं। एक नई जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं अब से। पहले जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आ रहे थे वो आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी, हिंदी, ये सब आपके सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब कुछ आपको नए नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ने को मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस से आखिरकार हमारा पीछा छूट छूट गया, एसएसटी से हमारा पीछा छूट गया। अब हम एक नई जर्नी की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा आपने कॉमर्स ऑप्ट करा है और कॉमर्स का जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है। आप लोगों ने अपने सीनियर से या अपने पेरेंट्स से ये सुना होगा कि अकाउंटेंसी पढ़ने के अंदर बहुत मजा आता है, और अगर अकाउंटेंसी समझ में आ जाए तो कॉमर्स पढ़ने में ओवरऑल हमें एक इंटरेस्ट लेवल जो है हमारा डेवलप हो जाता है। तो बच्चों, आखिरकार अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे। जर्नी हमारी बहुत अच्छी रहने वाली है, दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बस आपको एक बात याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करनी है। कॉन्सेंट्रेशन लूज मत करना, फोकस लूज मत करना। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट आप लोग के लिए रहने वाला है जिसके अंदर आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। यस, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं। अकाउंटेंसी में आप 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, फोकस रहो। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फुल मार्क्स लेकर आए हैं, क्लास 11th के अंदर भी, 12th के अंदर भी। मैं आपको आगे जाके उन लोगों से मिलवाऊंगा, उनके आपको नाम बताऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। बट आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ये सब बातें आज के दिन नहीं करेंगे। किसके 100 नंबर आए, कैसे आए, वो सब आगे की कहानी है। पहले आज हम सब्जेक्ट को समझेंगे, सब्जेक्ट का फील लेंगे, सब्जेक्ट है क्या, क्यों बनाया गया, इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या बातें पढ़ेंगे। इस तरह की बातें समझकर फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने जर्नी में। राइट, तो स्टार्ट करें बच्चों। क्लास 11th का अकाउंटेंसी देखिए, सबसे पहली बात ये भी कर लें, अपने सब्जेक्ट को बिगिन करने से पहले हमें अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों 2 कॉपीज बनानी होगी। ठीक है, पहले ये वाली बातें कर लेता हूं। 2 कॉपीज बनानी पड़ेंगी। 2 कॉपीज क्यों बनानी है? क्योंकि अकाउंटेंसी बच्चों मिक्सचर है 2 चीजों का, एक है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। तो अकाउंटेंसी में आपको दोनों तरह के एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा सर, ये थ्योरी प्रैक्टिकल होता क्या है? देखिए, कोई भी आप जब चीज पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अकाउंटेंसी में नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो मैं न्यूमेरिकल्स को बोलूंगा प्रैक्टिकल्स। जैसे आपने क्लास 11th में साइंस में जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना, न्यूमेरिकल्स। आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, फोर्स के, मोशन के, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होती है। तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसको मैं न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल बोलूंगा। बट जब मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा कि ये चीज क्या है तो मैं उसको थ्योरी बोलूंगा। तो अकाउंटेंसी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ऑल्दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट कम होता है, बट थ्योरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। थ्योरी समझने के बाद ही हम प्रैक्टिकल्स को ढंग से समझ पाते हैं, प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है ढंग से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें दोनों के ऊपर इक्वल एम्फेसिस लेके चलना है। मे बी आपके सीनियर से आप सुनकर आए होंगे कि अकाउंटेंसी पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। डेफिनेटली प्रैक्टिकल है, मना नहीं कर रहा हूं, बट प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले थ्योरी का नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स करते हुए चलेंगे। इसलिए आपको बोल रहा हूं पहले से ही 2 कॉपीज बना के रखना, एक थ्योरी के लिए, एक प्रैक्टिकल के लिए। और दोनों कॉपीज आपके पास अपनी हर क्लास के अंदर मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले हर क्लास में सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, और फिर कॉन्सेप्ट के रिलेशन में हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस। राइट, स्टार्ट करें। अब ये बातें समझ में आ गई, बेसिक बेसिक बातें, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरह से चाहिए और कैसे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट का फील लेना है। नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यार,
अकाउंटेंसी कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में। आज अगर साइंस लिया होता तो काफी कुछ मालूम होता ना। अगर आपने क्लास 11th में साइंस ऑप्ट किया होता, 10th से 11th में साइंस लेते, तो काफी चीजें पहले से मालूम होती कि हाँ अच्छा साइंस पढ़ने को मिलेगा। वही साइंस के अंदर हमको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, अगर डॉक्टर बनना है तो साथ में बायोलॉजी और लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, काफी सारी बातें मालूम होती। अगर आप केमिस्ट्री वाली क्लास में भी जाते तो आपको काफी सारी चीजें आपको सुनी सुनाई होती। अच्छा एटम है, अच्छा मॉलिक्यूल है, HCl है, H2O है, बहुत सारी चीजें हमें पहले से याद होती हैं क्योंकि पढ़ते हुए आते हैं। क्या अकाउंटेंसी पहले आपने पढ़ी? कभी आपको बताया 8th या 9th या 10th क्लास के अंदर टीचर ने अकाउंटेंसी भी कुछ होता है? नहीं बताया। तो क्या हमारी आज जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम समझें कि वाकई में अकाउंटेंसी क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं अकाउंटेंसी को, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाई डू वी नीड इट? तो ऐसी कुछ बातें अपन डिस्कस करेंगे। ये बातें लिखनी नहीं है। देखो जब भी लिखना होगा मैं आपको बोलूंगा लिखो, ठीक है, और मैं डिक्टेट करवाऊंगा उन चीजों को आप लिखना, या मैं आपके सामने कोई स्लाइड शो करूंगा, मैं बोलूंगा आप कॉपी कर लो, तब आप लिखेंगे। वरना केवल आपको अपना पूरा फोकस समझने पे रखना है, ठीक है। मैं लिखने की आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको लिखने का समय नहीं मिलने वाला। तो अपनी कॉपी के अंदर उतारने के अंदर मत लगे रहना पागलों की तरह। पहले समझना जरूरी है। नई चीज पढ़ रहे हो, ढंग से समझो। नया आइटम है, नया सब्जेक्ट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों सवाल ये उठता है अकाउंटेंसी क्यों। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी से हमें क्या फायदा मिलेगा, वाई आर वी स्टडिंग इट। फिर हम ये भी समझेंगे अकाउंटेंसी क्यों इन्वेंट करा था, क्यों लेकर आए थे अकाउंटेंसी। हालांकि मुझे आपको आइडियली पहले बताना चाहिए कि अकाउंटेंसी पहले क्यों लेकर आए, बट पहले आपको बताऊंगा हमें क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि यार आगे अब कमाना है ना। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो किसी फायदे के लिए पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपने कॉमर्स ऑप्ट करा है तो कॉमर्स वाला बच्चा तो पहले से ही फायदे के बारे में सोचने लग जाता है, धंधे के बारे में सोचता है, इससे कमाई होगी या नहीं होगी। तो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी पढ़ने से तुम्हें फायदा होगा या नहीं होगा, क्या लगता है तुमको फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, तुमने कॉमर्स क्यों लिया? क्या रीजन था तुम्हारे कॉमर्स लेने के पीछे? बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे सीए करना है इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। वेरी गुड, मैंने भी सीए करा है, बहुत अच्छी बात है। सीए करना इज अ वेरी गुड ड्रीम। अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे लॉयर बनना है इसलिए मैंने अकाउंटेंसी लिया। वैसे लॉयर बनने के लिए तो आप अकाउंटेंसी नहीं, आप कुछ और भी ले सकते थे कॉमर्स के अलावा। अगर आप साइंस लेते ना तो भी आप लॉयर वाला काम कर सकते थे। कुछ बच्चे आईएएस के बारे में बता रहे हैं सर आईएएस बनना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें एसआरसीसी से बीकॉम करना है, मतलब श्री राम कॉलेज से हमें पढ़ाई करनी है ग्रेजुएशन की, इसलिए हमने कॉमर्स लिया। वेरी गुड, सबके अच्छे अच्छे ड्रीम्स हैं। तो कॉमर्स लेने के पीछे आपका कोई ना कोई गोल तो है। ऐसा तो नहीं है कि आप एमलेस हो, बिल्कुल ही खाली बैठे थे इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया, नहीं, आप पढ़ रहे हो। तो आपका गोल ये है कुछ करना। कुछ करने के पीछे मकसद क्या है? कमाना। तो वाकई में आपको कमाई होगी या नहीं होगी अकाउंटेंसी पढ़ने से, इस बात को पहले समझेंगे ताकि एक फील तो आए ना, एक मजा आए कि हाँ यार आज अगर हम पढ़ेंगे तो कल हम कमा पाएंगे, ठीक है ना। पहले कभी भी किसी टीचर ने आपको ये बात बताई नहीं होगी क्या आप कुछ कमा भी सकते हो, कैसे कमा सकते हो। मैं आपको पहले बताऊंगा इस सब्जेक्ट के जरिए आप कैसे कमा सकते हो, जिससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार नहीं इसको पढ़ने में मजा आएगा। और जब आपको लगता है कि नहीं हाँ कमाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो कमाने की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पढ़ने में काफी मजा आता है, ठीक है। तो क्या अपॉर्चुनिटी है बच्चों कॉमर्स लेने की, अकाउंटेंसी के क्या फायदे हैं जरा देखते हैं। अकाउंटेंसी पढ़कर आप एक अकाउंटेंट बनते हो, ठीक है। अगर बहुत अकाउंटेंट, वैसे वैरायटी ऑफ अकाउंटेंट्स होते हैं ना, तरह तरह के अकाउंटेंट्स हैं। एक जूनियर अकाउंटेंट भी, एक सीनियर भी है, और सबसे सीनियर मोस्ट कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, ठीक है। तो वैसे तो सीए के बहुत सारे रोल्स हैं, बट अकाउंटेंट से हमें क्या फायदे पहुंचते हैं, मतलब अगर मैं धंधा करता हूं तो मुझे क्यों चाहिए अकाउंटेंट? अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो सामने वाले की कमाई भी तो होगी ना, अकाउंटेंट की कमाई भी तो होगी। तो अकाउंटेंट क्या काम करता है, उसको कमाई कैसे होती है? अकाउंटेंसी पढ़कर आप अकाउंटेंट बन सकते हो, बट अकाउंटेंट बनने के बाद में क्या आप कमा पाओगे? बिल्कुल आप कमा पाओगे, और बहुत बढ़िया कमा पाओगे। क्या क्या काम करते हो देखो, अकाउंटेंट क्या कर सकता है आपको दिख रहा होगा, हेल्प्स यू इन ऑडिट एंड लीगल मैटर्स। बहुत भारी भरकम टर्म्स यहाँ पे होंगे, ये ऑडिट वगैरह, इतना कुछ घुसना मत इसके अंदर, सब समझाऊंगा धीरे धीरे बाद में। अभी केवल एक फील ले रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बारे में समझ रहे हैं सब्जेक्ट क्या है। तो अकाउंटेंट ऑडिट के अंदर मदद करेगा, लीगल मैटर में हेल्प करेगा। एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं
तो कानूनी मामलों के अंदर अकाउंटेंट की जरूरत है। यानी अगर आप अकाउंटेंट बनते हो आगे जाकर, तो जिसके लिए भी आप काम करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, तो आप उनके कानूनी विवादों के अंदर उनकी मदद करवा सकते हो। विल सेव योर टाइम। जो आपका क्लाइंट है, जिसके लिए आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे अकाउंटिंग की, उसका टाइम बचेगा। क्योंकि अगर वो खुद ये काम कर पाता तो इतनी ढंग से नहीं कर पाता ना, वो प्रोफेशनल थोड़ी ना है। जरूरी है कि हर पर्सन की अकाउंटिंग की पढ़ाई करी हुई हो? नहीं। कोई बंदा साइंस से था, साइंस उसने ले ली, अचानक बिजनेस करने का मन कर गया, अब वो बिजनेस का काम करता है, ठीक है ना। तो बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस भी बहुत अजीब सा है, उसका फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, बेचारे को कुछ नहीं मालूम अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग हायर करा, अकाउंटिंग हायर करने की वजह से उसका टाइम सेव हुआ, क्योंकि जो काम वो खुद करता, अब वो किससे करवाएगा? अकाउंटेंट से करवाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप लॉयर नहीं है, मतलब आपने लॉ की पढ़ाई नहीं करी, तो आप लॉयर नहीं है। तो जब भी आप कोई कानूनी मैटर होगा, कोई आपका केस फंसेगा, क्रिमिनल केस हो गया, कोई सिविल केस हो गया, आप किसकी हेल्प लेंगे? लॉयर की हेल्प लेंगे। आप बीमार होंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? डॉक्टर की हेल्प लेंगे। ऐसा तो नहीं ना खुद ही अपने साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, नहीं करते हैं ना ऐसा। क्यों? हमें प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। तो आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, अकाउंटेंट प्रोफेशनल एडवाइस दे सकता है, चीजों को समझकर, केस को समझकर हमें एडवाइस करेगा, ऐसा काम करोगे तो आपका ये फायदा होगा। और अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे तो आपकी कॉस्ट कट डाउन होगी। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हेल्प्स कट डाउन कॉस्ट। समझ रहे हो अकाउंटेंट का बेनिफिट क्या है? देखो, टाइम बचेगा तो खर्चा बचेगा, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है पर्सन के लिए। अगर आप टाइम फालतू चीजों में इन्वेस्ट करते हो, फालतू काम के अंदर टाइम को वेस्ट करते हो, तो वो भी आपके लिए एक नुकसान भरा सौदा है, राइट। तो अकाउंटेंट का हमें देखिए कितना फायदा मिल रहा है। हेल्प्स मैनेजेस द एक्सपेंसेस। हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, आज हम खर्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रख नहीं पाते। मालूम पड़ता है कि जेब में पैसे थे, खर्च हो गए, अब याद नहीं आ रहा कहां पे खर्च हो गए। अकाउंटेंट की वजह से हम इन खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। उसके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि हमने ये वाला पैसा यहाँ खर्चा, इस चीज को हमने यहाँ पे लगाया, तो क्या क्या हमने खर्चे कर लिए, ये सब भी चीजें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कौन रखता है? अकाउंटेंट। अगली बात क्या आ रही है? एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आपका अगर एक बिजनेस है, आप कुछ काम करते हो जिससे आप कुछ कमाई करते हो, तो हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। रिपोर्ट्स हमें सरकार को देनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देनी पड़ती है। क्या हम खुद ये रिपोर्ट्स बना पाएंगे? नहीं, हम खुद तो नहीं बना पाएंगे। तो कौन बना पाएगा? अकाउंटेंट बना पाएगा। वो सिग्नेचर करेगा कि देखो मैंने रिपोर्ट बनाई है, वेरीफाई करेगा, रिपोर्ट को ठप्पा लगाएगा, अपना स्टैंप लगाएगा, जिसको आप गवर्नमेंट के सामने प्रूफ दे सकते हो कि देखो भाई हमने ये काम किया था पूरे साल भर में, ये हमारी इनकम है। उसके बाद में प्रोटेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का सहारा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अगर अकाउंटेंट्स नहीं होंगे तो पब्लिक को बहुत दिक्कत आएगी। डॉक्टर्स अगर नहीं हो, दिक्कत आपको आएगी या नहीं आएगी? बताइए। बहुत दिक्कत आएगी सर। लॉयर अगर नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम होगी। पुलिस अगर नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे अगर अकाउंटेंट भी नहीं हो तो भी आपको बहुत दिक्कत होगी। यानी पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक के फायदे के लिए अकाउंटेंट्स होना जरूरी है। अब आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी, सोचो आपकी इमेज कितनी अच्छी होने वाली है। आपने कॉमर्स लिया, आप कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो पहली बात तो बिल्कुल भी निराश मत होना। कई लोग ये समझते हैं कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल वेले हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए कॉमर्स ले ली, पढ़ना नहीं पड़ेगा। और यकीन मानिए कई बच्चे भी क्लास में मेरे ऐसे बैठे हुए हैं अभी, जो ये सोचते हैं कि अरे कॉमर्स क्यों लिया है सर, मस्ती करनी है, साइंस लेंगे बड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट बिलीव मी, ये जो आपकी थ्योरी है बदलने वाली है। इनफैक्ट आप ये बोलोगे सर हमको कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है, लोगों ने गलत बोला था कि ओनली साइंस के अंदर पढ़ाई है। पढ़ाई इक्वली आपको कॉमर्स के अंदर भी करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली आपको अकाउंटेंसी को बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। मेरे समझाने के बाद भी आपको काफी एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको अपनी ओर से होमवर्क करना पड़ेगा। एफर्ट डालोगे तभी आप अकाउंटिंग को ढंग से समझ पाओगे। मजाक नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा और काम खत्म हो गया। हाँ, ये कह सकते हो कि अगर साइंस में कोई बच्चा बहुत सारा टाइम डिवोट करता है, बहुत लंबे लंबे समय कोचिंग में इन्वेस्ट करता है, इतना लंबा समय आपको कॉमर्स को देने की जरूरत नहीं है, उससे कम देना पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे बिल्कुल मस्ती का जीवन जी पाऊंगा कॉमर्स लेकर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। उल्टा अगर आपको मस्ती का जीवन जीना था, आप साइंस ले लेते, क्योंकि साइंस में कुछ तो आपको आता।
यहाँ तो कुछ भी आपको नहीं आता, यू आर 0/0। तो 0/0 से हमें इंप्रूव होना है, हमें सब कुछ नया सीखना है। आप समझिए आपके लिए ये एक नया जन्म है, क्योंकि आपने कॉमर्स के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग कॉमर्स, इट्स अ न्यू बर्थ फॉर ऑल ऑफ यू। आप ऐसा अज्यूम करिए कि आप फिर से एलकेजी क्लास में आ चुके हैं, जहां पे आप ABCD से शुरुआत कर रहे थे। तो ऐसे ही अब आप कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हैं ABC से। अब स्टेप बाय स्टेप हम नई नई चीजें सीखना शुरू करेंगे, नया नया ज्ञान अपने अंदर समेटेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है बच्चों? फोकस रहना, राइट। तो मैंने आपको बता दिया अकाउंटेंसी में क्यों चाहिए, ठीक है ना, हमारा क्या फायदा है अकाउंटेंसी पढ़ने से, मैंने आपको बताया। एंड मुझे लगता है इसको देखकर आप काफी मोटिवेटेड हो गए हैं कि नहीं सर, पढ़ने मजा आएगा अकाउंटिंग को, राइट। अब हम आगे ये भी बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्यों इन्वेंट हुई थी, यानी अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट क्यों आया। जब पहले से हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे, सर बायोलॉजी था, सर फिजिक्स था, सर केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये अकाउंटेंसी क्यों आया सब्जेक्ट की तरह? एक और नया सब्जेक्ट वाई, अकाउंटेंसी क्यों आया, इस बात को हम समझेंगे अभी, ठीक है। फिर आगे अपने आज फर्स्ट टॉपिक से रिज्यूम करेंगे हम लोग। पहले ये समझेंगे अकाउंटेंसी क्यों लेकर आए, ठीक है। अकाउंटेंसी से आपका क्या फायदा होगा वो डिस्कस करा हमने। बहुत सारे फायदे होते हैं वैसे तो, मैंने आपको बहुत कम बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करें। अकाउंटेंसी क्यों आई दुनिया में, क्यों इन्वेंट करा अकाउंटेंसी को, इस बात को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस बात को समझने के लिए कि अकाउंटिंग का इन्वेंशन क्यों हुआ, हम जरा एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है सुनना बहुत ध्यान से, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना, और फिर हम उसी बात से, उन्हीं जवाबों से हम सोचेंगे कि अकाउंटेंसी क्यों इन्वेंट करी गई थी। आप मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डूइंग अ बिजनेस। अच्छा वैसे बताओ, यहाँ पे जो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, जो मेरी क्लास पढ़ रहे हैं अभी, कितने बच्चों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं? आप समझते होंगे ना बिजनेस करना क्या होता है। जैसे हम पूछते हैं आपके पापा क्या करते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं पापा जॉब करते हैं, जॉब का मतलब सर्विस करते हैं। बट कई बच्चे बोलते हैं पापा बिजनेस करते हैं। तो सबके पापा के अलग अलग बिजनेस होते हैं। किसी के पापा की मेडिकल शॉप होती है, तो किसी के पापा की टेलीविजन का स्टोर होता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, किसी के फादर का मोबाइल का शॉप है ना, सबके अलग अलग काम होते हैं ना। तो ये जो आप काम कर रहे हैं क्या है? बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सोचो आपकी भी इच्छा होती है कि आप बिजनेस करेंगे, बड़े होकर आप भी बिजनेस करना चाहते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस किस पर्पज से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बिजनेस? सर कमाने के लिए। वेरी गुड, गलत नहीं बोल रहे। हम कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बट हम क्या कमाना चाहते हैं बिजनेस से? सर पैसा। मुझे टेक्निकल टर्म बताओ कि बिजनेस से आप क्या चाहते हो, गिव मी द टेक्निकल टर्म। इज देयर एनी स्टूडेंट इन माई क्लास जो मुझे बता सकता है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेस से क्या कमाना चाहते हैं? बताइए, वाई आर यू डूइंग बिजनेस? आप अपने बिजनेस से क्या चाहते हो? बिल्कुल बच्चों, पैसा चाहते हो, सुन लिया मैंने, पैसा चाहते हो। बट पैसा क्या बोलते हैं इस पैसे को? टेक्निकली मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर हो, आप बेस्ट पर्सन हो, तो आप कैसे बताओगे उस बात को? आप क्यों बेस्ट हो, किस वजह से आप बेस्ट हो? वेरी गुड, मेरे पास में एक आंसर आ रहा है, प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। सर प्रॉफिट से हम जज कर सकते हैं कि हम कितना आगे हैं। बहुत ही बढ़िया बात। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देखिए आपने मेरी मन की बात निकाल ली, और मैं यही चाहता हूं बच्चों, जो हमारी क्लास है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही बोलता जाऊं, आप भी बोलेंगे साथ में, आप भी जवाब देंगे, और आपका जवाब मेरे तक जरूर पहुंचेगा। और देखिए मुझे बच्चों ने बोला सर हम प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे तैयार था मैटर। हम बिजनेस कर रहे हैं बच्चों किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। हम पैसा कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं। तो हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हम कैसे नापते हैं? प्रॉफिट्स के थ्रू। हमारे बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाया इसलिए हम इतने आगे हैं। किसी का बिजनेस बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? सर लॉस में था इसलिए बंद हो गया। क्या करता चलाकर बेचारा? तो मतलब प्रॉफिट होगा तो आगे बढ़ पाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, तो सर प्रॉफिट अगर होगा तो हम काफी रेप्यूटेड माने जाएंगे। मैंने कहा हाँ बच्चों,
अगर आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो आपका नाम होगा दुनिया में। तो सर ऐसा किन किन लोगों का नाम है आप हमें बताओ। देखो बेटा, कितने नामी नामी कंपनीज हैं, जरा देखो, ये सब आपने कंपनीज देखी भी हैं। जितना बड़ा जिसका सिंबल है उतना वो नामी है। देखो सबसे पहला आपको ये दिख रहा है हमारा सेब, ठीक है ना, एप्पल जो राजा है, कितना कमा रहा है जरा देखना। इनकम देखो जरा, एप्पल की प्रॉफिट देखो, $905 बिलियंस। ये बी का मतलब बिलियन है, बाप रे बाप। देखो $905 बिलियंस। एक मुझे बड़ा सर्कल दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, जरा देखना क्या अर्न कर रहा है, $735 बिलियंस। ओ माय गॉड, सच अ ह्यूज अमाउंट। एक और दिख रहा है अमेजन, देखना कितना है, $737 बिलियन। फेसबुक $443 बिलियंस। कोई इंडियन कंपनी भी दिख रही है क्या हमको इसके अंदर? सर कोको कोला, बदमाश, कोको कोला इंडियन कंपनी नहीं है। इंडियन कंपनी कोई दिख रही है क्या आपको? मुझे तो कोई नहीं दिख रही। सारी की सारी देखो बाहर की कंपनीज हैं जो इतना सारा पैसा कमा रही हैं। दिख रहा है आप लोग को? क्या गजब अर्निंग्स हैं। तो इसका मतलब सर अगर हम भी बिजनेस खोलते हैं, क्या हमें भी सोचना चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ना है? बिल्कुल बेटा, आपको सोचना चाहिए आपको इतना आगे बढ़ना है। जरा इमेजिन करो, ये आपको मालूम चल रहा है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, इनके इतने इतने शेयर्स हैं, इनकी इतनी इतनी अर्निंग्स हैं, ये अर्निंग कैसे निकाली होगी? यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि एप्पल की वर्थ आज के टाइम पे $905 बिलियंस है, तो ये वर्थ कैसे निकाली होगी? अगर इंटेल की वर्थ $230 बिलियन है, कैसे निकाला होगा? माइक्रोसॉफ्ट का वर्थ $735 बिलियन है, कैसे निकाला होगा? कोई तरीका तो होगा ना निकालने का। जज तो कराओगे हमने कि हाँ इस तरह से हम इसकी वर्थ निकाल सकते हैं, इस तरह से हम ये बता सकते हैं इसने कितना कमाया होगा। बिल्कुल बेटा, आप बता सकते हो। किसकी वजह से? अकाउंटेंसी की वजह से। यानी अकाउंटेंसी का जन्म क्यों हुआ, अकाउंटेंसी का इन्वेंशन क्यों हुआ, आपको समझ में आ रहा है? बेटा यही तो बात है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी कहां पे स्टैंड करती है दुनिया में, हमारी कंपनी कितना कमाती है, क्या हम दुनिया में नंबर 1 है या नहीं, हम कौन सी रैंक पर स्टैंड करते हैं। ये सब बातें जानने के लिए क्या चाहिए आपको? अकाउंटेंसी चाहिए। यानी अकाउंटेंसी से क्या मालूम चलेगा आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, उसकी वर्थ क्या है। और जितनी अच्छी आपकी वर्थ होगी, जितना आप स्ट्रांग होंगे, लोग आपको उसी नजर से देखते हैं। जैसे हम सुनते हैं एप्पल, कितना अच्छा लगता है ना, हमें कितना बढ़िया लगता है कि हमारे पास भी एप्पल का फोन होना चाहिए। सर हमारे पास आर्म लैपटॉप क्यों हो, मैकबुक होनी चाहिए। एक बेकार सा टैबलेट क्यों हो, सर हमारे पास तो आईपैड होना चाहिए। ऐसी फीलिंग आती है ना। क्यों? एप्पल का बहुत बड़ा नाम है। सोचो अगर एप्पल का इतना बड़ा नाम नहीं होता, क्या आपके मन में ये सब फीलिंग्स आती हैं एप्पल को लेकर? कभी भी नहीं आती। अमेजॉन, हर किसी के स्मार्टफोन में अमेजॉन का ऐप डेफिनेटली होगा। क्यों अमेजॉन के अलावा आप किसी और का ऐप डाल नहीं सकते? डाल लो किसी लोकल ब्रांड का ऐप, नहीं डालोगे ना। क्यों? नाम है सर अमेजॉन का। तो ये नाम कमाना जरूरी है, बट आप लोगों को कैसे बताओगे कि आप इतने नामी हो, आपकी इतनी वर्थ है? अकाउंटेंसी से। समझ पा रहे हो अकाउंटेंट की अब रेप्यूट कितनी ज्यादा हो गई? आपकी नजरों में एकदम से अकाउंटेंट का औहदा बढ़ गया होगा कि वाह सर, हम तो अकाउंटेंट बन के काफी बढ़िया हो जाएंगे। अगर हम इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं तो सोचो हमारी इनकम भी कितनी होगी। बेटा डेफिनेटली आपकी इनकम भी इतनी अच्छी होगी। ये नहीं बोलूंगा $905 बिलियंस होगी, बट हाँ आप काफी अच्छा अमाउंट कमा लेंगे बीइंग एन अकाउंटेंट इन दीज कंपनीज। क्योंकि अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो आप जैसे लोगों की वजह से कमाएगी, तो आपको पे भी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में। अच्छा, अब समझे, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इनके जो फाउंडर्स होंगे, इनके जो ओनर्स होंगे, सर वो भी काफी अच्छा कमाते होंगे। तो देखते हैं जरा इनके ओनर्स क्या कमाते हैं। Amazon, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट, में आपको तीन ही दिखा रहा हूं, मैंने आपको एप्पल नहीं दिखा रहा क्योंकि जो एप्पल के मेन फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, अब वो नहीं रहे दुनिया में, इसलिए मैं इन तीन का दिखा रहा हूं आपको। जरा Amazon का देखिए। Amazon के जो फाउंडर हैं उनका नेम है जेफ बेजोस। लुक एट द अमाउंट दैट इज अर्निंग, और ये तो कितना पुराना अमाउंट है, 17-18 का डेटा मेरे पास में है। 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 17-18
इनकी वर्थ है $156 बिलियन और इनकी एनुअल इनकम कितनी है जरा देखिए, $38 बिलियन। ये तो 17-18 की है। आज तो हम 1920 में जी रहे हैं, 2021 में जी रहे हैं, सोचो कितनी ज्यादा इनकम हो गई होगी। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं, जरा इनके आप वर्थ देखिए, $62 बिलियन, एनुअल इनकम कितनी है, $14 बिलियन। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के देखिए, नेट वर्थ $95 बिलियन, एनुअल इनकम $3.8 बिलियन। दीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली अंबानीज भी लिस्ट में आते हैं, बट मैंने अभी आपको ये तीन ही दिखाए क्योंकि हमने इन तीन की जो कंपनीज हैं वो काफी अच्छी प्रॉफिट कमाते हुए देखी है, राइट। तो सर ये सब भी कैलकुलेशन कैसे होती होगी बच्चों? अकाउंटेंसी की वजह से। यानी आज अगर हम जेफ बेजोस की वर्थ निकाल पाते हैं या मार्क जकरबर्ग की वर्थ निकाल सकते हैं या बिल गेट्स की वर्थ निकाल सकते हैं, किसकी वजह से सर? अकाउंटेंसी की वजह से। आप समझ सकते हैं अकाउंटेंसी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आप लोग के लिए। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हो, सबसे पहला जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सर जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें जानना पड़ता है बिजनेस हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अच्छा कर रहा है, क्या वो बुरा कर रहा है, और ये अच्छे बुरे का जो मेजरमेंट है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? सर प्रॉफिट की वजह से। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? सर अकाउंटेंसी चाहिए। यानी अकाउंटेंसी की हेल्प से मैं क्या निकाल पाऊंगा? प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा? बहुत आगे की चर्चा है बच्चों। अकाउंटेंसी में प्रॉफिट कैसे निकालना है ना, बहुत आगे जाकर ये बात आएगी, बट मैं आपको पहले दे रहा हूं ओवरव्यू। समझो क्या पढ़ना है, क्या क्या करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी में। हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। सर कैसे सीखेंगे? अच्छा सुनो, आपको मैं सिखाऊंगा बहुत आगे जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। आप ये मान के चलो कि तब हमारी बिल्कुल क्लास 11th का एंडिंग समय चल रहा होगा, मतलब हम कोर्स फिनिश करने वाले होंगे क्लास 11 का, तब हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या सर इतना लेट सीखेंगे? हाँ बच्चों इतना लेट सीखेंगे, बिल्कुल एंड में। तो आप समझे कितनी बड़ी जर्नी होने वाली है अकाउंटेंसी की, वहां तक पहुंचने के लिए, वो प्रॉफिट निकालने के लिए। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इस कंपनी का प्रॉफिट निकालना है, इसकी वर्थ निकालनी है, आप बिल्कुल क्लास 11 के एंड में जाकर सीख पाओगे कंपनी की वर्थ निकालना, कंपनी के प्रॉफिट्स निकालना। तो सर उससे पहले क्या करेंगे बेटा? उससे पहले आप अलग अलग स्टेप समझोगे, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम रख रख के बड़ा काम करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा नाम राज है तो तुमने क्या पहली क्लास में राज लिखना सीख लिया था क्या? मेरा नाम नीरज है तो क्या मैंने पहली क्लास में सीखा नीरज लिखना? नहीं, पहले मैंने अल्फाबेट सीखे, ए बी सी डी, उनको बोलना सीखा, उनको लिखना सीखा। उसके बाद मुझे सिखाया कि देखो नीरज कैसे लिखा जाता है। तो आज तुमको पहले दिन में कैसे सिखा दूं कि ये प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, इस कंपनी की ये औकात है, कैसे पहले दिन निकाल लोगे? नहीं है ना पॉसिबल। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बेटा जर्नी बहुत बड़ी है, तसल्ली से पढ़ाई करेंगे हर चीज की। बट आई थिंक आपको भी ये बात क्लियर हो गई है कि अकाउंटेंसी हमें क्यों चाहिए, वाई डू वी रिक्वायर इट। जो मेन पर्पस है अकाउंटेंसी का, वो उसका कनेक्शन किससे है बच्चों? बिजनेस से। ध्यान रहे जब भी अकाउंटेंसी पढ़ेंगे अपने घर की बात मत करना यार, सर हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है। नहीं, मुझे आपके घर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इससे है धंधे में क्या है। क्योंकि अकाउंटेंसी हम धंधे में अप्लाई करते हैं, बिजनेस में अप्लाई करते हैं। ये देखो ये सब क्या है, ये जो मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे सब बिजनेस है ना। किसी का घर दिख रहा है क्या आपको? मेरा घर दिख रहा है क्या यहाँ पे? कहीं पे नीरज सर का रेसिडेंस कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा। कहीं आपको नीरज सर का नाम दिख रहा है इस पिक्चर में? नहीं दिख रहा। क्यों? इतना नहीं कमा रहे नीरज सर भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, शायद नहीं भी पहुंच पाए। तो अगर आप सोचते हो आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आपके ड्रीम्स बहुत हाई होने चाहिए बच्चों। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, एक देसी मीनिंग आपको समझ में आ गया कि अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें अपने सब्जेक्ट को। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी के अंदर हेडिंग लिखना अब जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम अपनी ओरिजिनल सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम क्लास 11th के जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट कंटेंट चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों मैं आपको अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स हैं वो पॉइंट वाइज दिखाऊंगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, जो हमारी थियोरी कॉपी है
अभी जो आप कॉपी में लिख रहे हैं बच्चों, ये आपकी थियोरी कॉपी है। अगर कोई बच्चा अभी फ्रेश कॉपी लेकर नहीं आया, कोई बात नहीं, आज रफली लिख लो, बट उसको दोबारा से नई कॉपी में नोट करना। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो मुझे उसमें हर बच्चे के हाथ में नई कॉपी चाहिए, ठीक है ना। पुरानी कॉपी में काम नहीं करोगे। स्पेशली आपको अलग से 2 कॉपीज बनानी है, एक थियोरी कॉपी, एक हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी। मैंने क्लास के दौरान आपको समझा दिया प्रैक्टिकल क्या है, थियोरी क्या है, ठीक है ना। अलग से कॉपी में काम करेंगे, कोई दूसरी पुरानी कॉपी मत लेकर आना 10th की। मालूम चला कि स्टार्टिंग में साइंस वाला काम कर रखा है, फिर कॉमर्स का काम कर रहा हो, ऐसा कचरा मेरे को नहीं चाहिए मेरी क्लास के अंदर। नया कॉपी होना चाहिए। तो कॉपी में हेडिंग लिखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, नया सब्जेक्ट है तो मैं आपको कुछ नई नई टर्म्स से फैमिलियर करवाने वाला हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपने साइंस लिया होता तो आपको काफी सारी बातें मालूम होती। सर क्या मालूम होता? मैं बोलता एटम, आपको मालूम होता। मैं बोलता मॉलिक्यूल, आपको मालूम होता। मैं बोलता ग्रेविटी, आपको पता होता ग्रेविटी क्या है। मैं बोलता फोर्स, आपको फोर्स पहले से मालूम होता। मालूम था ना। मैं आपसे स्पीड का फॉर्मूला पूछता, आपको मालूम होता। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होता। बट अभी अकाउंटेंसी में अगर मैं कोई नई बात आपको बोल दूं, आपको मालूम नहीं चलेगी ना। जैसे अगर मैं आपके सामने बोल दूं बैलेंस शीट, बताओ क्या है? पता है क्या आपको बैलेंस शीट क्या है? नहीं। आपको केवल एक वर्ड मालूम था, प्रॉफिट। वो भी बहुत सारे बच्चे चुप बैठे थे क्लास के अंदर, एक बच्चे ने बोला सर प्रॉफिट। तो कुछ आपको मालूम नहीं है अभी अकाउंटिंग के बारे में, समझने की कोशिश करो, है ना। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर पहले दिन ही आज तो आप हमें क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। हम तो पहले दिन ही माहिर, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर ने भी हमको पहले दिन क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया था, तो आप भी करवा दो। बेटा मैं ऐसे नहीं करवा सकता, मैं आपको लॉजिकली पढ़ाऊंगा। हमें रटना कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, मेरे साथ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कांटेक्ट में कोई सीनियर्स है जो मुझसे पढ़े हुए, उनसे जरा पूछना कि सर कभी रटवाते हैं क्या, वो आपको बोलेंगे सर आपको एक चीज भी रटवाएंगे नहीं, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। और समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हम अकाउंटिंग में कौन कौन सी विशेष टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन सी नई नई चीजें हैं ऐसी जो हमें समझना जरूरी है, जिनके जरिए हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अकाउंट्स की पूरी जर्नी के दौरान ऐसा नहीं कि मैं आपको थ्योरी लिखवाता रहूंगा। तभी तो आपको मैंने कहा था ना कि दोनों कॉपीज हर क्लास में होनी चाहिए। हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, फिर कुछ थ्योरी करेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। बट स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लास तो पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं आपको आज एक पहला क्वेश्चन भी कराता हूं सॉल्व कराने के लिए, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग के 2-3 क्लास ओनली थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल होगा, टेंशन ना लो। अगर किसी ने आपको बोला है अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है, तो है बेटा, मना नहीं कर रहा, करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, बट थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आगे सब ये बात मत बोलना सर थ्योरी कितनी पढ़ाओगे। थ्योरी पढ़ाना जरूरी है, थ्योरी को समझना जरूरी है। हेडिंग आपने लिख डाला है अपनी कॉपी में, पहला पॉइंट जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पहला पॉइंट, यानी अपनी पहली टर्म हम पढ़ रहे हैं बच्चों, असेट्स। लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, पहला टर्म है असेट्स। पहला टर्म है असेट्स। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ओनली समझना है, ओनली समझेंगे। लिखने का टाइम मैं आपको अलग से देने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ जी, असेट्स। बेटा अगर मैं आपको असेट समझाना चाहूं कि असेट हमारे लिए क्या है, तो सुनना बहुत आसान शब्दों के अंदर। असेट का मतलब है प्रॉपर्टी। असेट का मतलब है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपको इस पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा कुछ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी समझते हो क्या होती है? सर प्रॉपर्टी बोले तो जायदाद, बिल्कुल ठीक। अगर मैं बोलूंगा असेट प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद। कुछ बच्चों के अब दिमाग चलने लग गए, सर मेरे घर में बहुत सारी ज्वेलरी है मम्मी के पास में, क्या हमारे असेट्स हैं? सर मेरे पापा के पास 5-5 कार है, क्या हमारे असेट हैं? सर पापा के पास बिल्डिंग है, उनकी खुद की जमीन है, खुद का फार्म हाउस है, क्या ये असेट है? बेटा मैंने पहली बात आपको क्या बोला था, घर की बात मत करो। अभी जो बच्चे घर की बात कर रहे हैं कि पापा के पास में फ्लैट है, पापा के पास बंगला है, पापा के पास में गाड़ी है, ठीक है, तो बेटा ये सब बातें हमें नहीं पढ़ना ना। ये आपके घर के एसेट्स हैं। मैं घर के एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस के पास में कौन से एसेट है, इसकी बात करो। तो आपके बिजनेस में क्या एसेट है? सर मेरे पापा की फैक्ट्री है, बहुत बढ़िया, अब ये अच्छी बात कर रहे हो। पापा की फैक्ट्री है, तो जो पापा की फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो प्रॉपर्टी है, वो क्या एसेट है?
फैक्ट्री की बिल्डिंग में बहुत सारी बड़ी बड़ी सब मशीनें लगी हुई जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, डेफिनेटली वो क्या है, असेट है। पापा एक केबिन के अंदर बैठते हैं ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस, डेफिनेटली वो भी आपके लिए क्या है बच्चों, असेट है। तो जब भी असेट की बात बोलूंगा, अपने घरेलू असेट्स की बात नहीं करूंगी। इनफैक्ट आज के बाद आपको किसी भी क्लास में, अकाउंटेंसी क्लास में घर की बात नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इंडिविजुअल और पर्सनल यूज, इसको आप पहले से क्रॉस मानो, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये बस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा था सर हमारे घर पे ये चीजें हैं तो क्या ये असेट है। हम घर के चीजों की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस में क्या चीजें हैं। तो बिजनेस की अगर बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, असेट है, प्रॉपर्टी है सर। बिजनेस की मशीन्स हैं, क्या है, असेट है। बिजनेस का अच्छा खासा ऑफिस है जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, हम बैठकर काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, क्या है आपके लिए, असेट है, राइट। तो बिजनेस के पास जो भी चीजें हैं बच्चों, जो भी प्रॉपर्टीज है, उनको हम असेट बोलते हैं। बट क्या इतना सिंपल है क्या? आज समझना आसान है, ठीक है ना चीजों को। हमने बोला असेट का मतलब क्या सर, असेट का मतलब प्रॉपर्टी। बट सोचो अगर तुमने कॉपी के अंदर ये प्रॉपर्टी लिखी, उनको नंबर मिलेंगे क्या? याद करो जरा मूवी 3 इडियट्स वाली, जहां पे एक टीचर ने क्लास के अंदर ये पूछा मशीन क्या है, तो आमिर खान ने बोला सर जो ऐसी कोई भी चीज जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है, ठीक है। और फिर वो टीचर गुस्सा हो गया, आमिर खान ने भी काफी मजाक उड़ाया, उसको चौक मार के बाहर क्लास से निकाल दिया बदतमीजी करके। याद आ रहा है वो सीन आपको 3 इडियट्स मूवी का? सबने वो मूवी देखी हुई है। तो टीचर जो है हमारा, अब गलती उसकी नहीं है, किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसा किताबों में लिखा होता है वैसा टीचर को भी चाहिए होता है। यानी अगर आप आसान शब्दों में लिखकर आ गए कि असेट का मतलब सर प्रॉपर्टी है, यानी जो चीज हमारे काम की है वो हमारे लिए असेट है। यानी आमिर खान ने बोला था कि सर जो चीज काम को आसान कर दे, जो हमारी सहायता करे, वो मशीन है। तो मैं भी आपको ऐसे बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी असेट है, यानी वो चीज जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो, यूजफुल हो, वो असेट है। बट अगर आप ऐसे लिख कर आ गए, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो सर टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज। पहले देखो मैंने ऊपर अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है, असेट इज समथिंग वैल्यूएबल और यूजफुल, ठीक है। और आगे मैंने टीचर की लैंग्वेज भी लिखी हुई है, आपका टीचर क्या लिखने पर आपको नंबर देगा, मैंने वो वाली बात भी नीचे लिखी हुई है। तो मैं उसी बात को आपको समझाने वाला हूं। देखिए आपका टीचर अब क्या चाहता है। असेट इज समथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। क्या फीचर्स हैं सर? इट इज अ यूजफुल रिसोर्स, वेरी गुड। इट इज अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट, the organization or entity has control over it, and it provides future economic benefit to the organization. वाह सर, क्या गजब लग रहा है सुनने के अंदर। लग रहा है ऐसा गजब आपको? समझाऊंगा एक एक बात, परेशान मत होना, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको लिखना पड़ेगा। यानी आप मेरी बात भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ सर नीरज सर ने बोला असेट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो हमारे काम की हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो, वो असेट है। वेरी गुड है। बट हमें टेक्निकल शब्दों के अंदर भी लिखकर आना पड़ेगा कि असेट का रियल मीनिंग क्या है। तो असेट का रियल मीनिंग ये 4 बातें हैं, ABCD, ठीक है। अभी लिखना ये कॉपी में, बस समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे अच्छे से, फिर लिखवाने वाला काम करूंगा। आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको केवल ये समझा पाऊं कि ये 4 बातें क्या हैं, ठीक है ना। ये यूजफुल रिसोर्स क्या है, अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर आपको जब समझ में आएगा, सब बच्चे यस बोलेंगे, हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं आपको लिखाऊंगा असेट का मतलब। वैसे आपको असेट का एक जनरल मीनिंग समझ में आ गया ना। असेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। कहाँ की प्रॉपर्टी? घर की या बिजनेस की? घरेलू प्रॉपर्टी या धंधे की प्रॉपर्टी, किसको बोलोगे? सर दोनों ही वैसे असेट हैं, बट हमें किससे मतलब है? धंधे की प्रॉपर्टी से। धंधे के पास जो प्रॉपर्टी है, जिसकी कोई कीमत है, हमारे लिए बहुत काम की है, वो हमारे लिए क्या है? असेट, राइट। आसान शब्दों के अंदर असेट का मतलब ये हो गया। टेक्निकल शब्दों में ये आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, चारों पॉइंट को समझते हैं। ध्यान देंगे पहले पॉइंट के ऊपर, इट इज अ यूजफुल रिसोर्स। बेटा पहला पॉइंट पकड़ो, रिसोर्स। असेट क्या है हमारे लिए? रिसोर्स है। रिसोर्स समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे, अपनी पीछे की क्लासेस में, क्लास 9th में 10th में आपने रिसोर्स के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ चीजें सुनी थी क्या रिसोर्स के बारे में? कोई चीज? हाँ सर सुनी तो थी। हमने सुना था रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, सर हमने सुना था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। वेरी गुड बेटा, सुना था आपने, बहुत अच्छी बात है। हमने सर ये भी सुना रिसोर्स नेचुरल भी होते हैं, हमने ये भी सुना रिसोर्स मैन मेड भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। देखिए एक इमेज है मेरे सामने, रिसोर्स दिखा रखे हैं। वी आर होल्डिंग ए अर्थ,
ठीक है ना। अर्थ में आप देख सकते हैं कुछ चीजें, विंड मिल्स लगी हुई हैं, सनलाइट आ रही है, ट्रीज हैं, कार्स है, फ्यूल के टैंक्स हैं, ठीक है ना, पेट्रोल पंप है बेसिकली। क्या ये सब रिसोर्सेस हैं? हाँ सर, ये रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस को हम मेजरली कौन कौन सी हेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? सर दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं मैनमेड। दो यही मेन रिसोर्स होते हैं। उसके बाद तो अलग अलग टाइप, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नेचुरल के अंदर ही कुछ होंगे रिन्यूएबल, कुछ होंगे नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिसोर्स के दो मेन कैटेगरी है, नेचुरल रिसोर्स एंड मैनमेड रिसोर्स। यानी मैं बोल रहा हूं कि असेट आपके लिए क्या है बच्चों? रिसोर्स है। असेट आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। वैसे अगर देखा जाए तो सब दुनिया में हर चीज रिसोर्स है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वाटर रिसोर्स है, सनलाइट रिसोर्स है, एनिमल्स रिसोर्स है, फर्नीचर रिसोर्स है, वुड रिसोर्स है, कंप्यूटर रिसोर्स है। एवरीथिंग इज अ रिसोर्स, चाहे से वो नेचुरल हो या मैनमेड हो। यानी कभी भी हमारे दिमाग में इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए कि असेट, कोई भी चीज इसको आप असेट बोलते हो वो रिसोर्स है या नहीं है। डेफिनेटली रिसोर्स है। जो भी चीज आपके लिए काम आ सकती है वो आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा रिसोर्सेज किस तरह के हैं। सर एक तो हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक हमारे पास मैनमेड रिसोर्सेज हैं। तो अब देखिए किस तरह से काम आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लुक ओवर हियर, वाटर एंड ऑयल आपको दिख रहा होगा। वाटर रिसोर्स है। अच्छा सर काम का है या नहीं ये बताओ? बिल्कुल बेटा बहुत काम का है। देखो पीने के लिए काम आता है पानी, राइट। उसके अलावा पानी के बहुत सारे यूजेस हैं। सर ऑयल, ऑयल किस तरह से काम आता है? बेटा ऑयल को आप प्रोसेस कर करके एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हो, अपनी गाड़ी में यूज करते हो, ठीक है, तो ऑयल भी काम आ रहा है, बिल्कुल ठीक। फॉरेस्ट, सर फॉरेस्ट में पेड़ है, पेड़ से क्या फायदा हो रहा है? बेटा आप पेड़ की हेल्प से पेपर बना सकते हो, कॉटन के प्लांट की वजह से कपड़े पहन सकते हो, ठीक है ना। दवाइयां बनती हैं बहुत सारी, तुलसी के पौधे से दवाइयां बनती हैं ना। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो किसकी वजह से आती है? सर पेड़ की वजह से आती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहाड़, पहाड़ों का भी फायदा है सर, बिल्कुल फायदा है। पहाड़ जो होते हैं हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बहुत बार, ठीक है ना। बहुत बार जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है वो किससे होता है? रॉक से होता है, ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने। बहुत सारे पहाड़ हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, सीनिक ब्यूटी हमको मिलती है। क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी जो जमीन है, सॉइल है, एनिमल्स है, ये सब भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो बच्चों ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? सर ये एग्जाम्पल हो गए नेचुरल रिसोर्सेज के। वेरी गुड। तो सर मैनमेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेटा ऐसे रिसोर्स जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हो अपने घर के अंदर, जो इंसान ने बनाए हैं, नेचुरल नहीं है, वो सब क्या है? मैनमेड रिसोर्सेज। मैंने काफी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये सब वो चीजें हैं जो आपकी एज के बच्चे इस्तेमाल करते हैं और आप इनको इजीली पहचान पाओगे और डेली लाइफ के अंदर आप इसको यूज करते हो। ऑलमोस्ट हर बच्चा इन चीजों को यूज करता है। देखिए सबसे पहला, जीवन की सबसे जरूरी चीज आज के समय की आपके लिए मोबाइल फोन। रिसोर्स है क्या मोबाइल फोन? बिल्कुल सर है। कैसा रिसोर्स है बताओ जरा? सर ये रिसोर्स है हमारे लिए मैनमेड रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। उसके नीचे क्या आ रहा है सर? लैपटॉप या नोटबुक, बिल्कुल रिसोर्स है सर, डिजिटल है। उसके बाद एक और एक नोटबुक दिख रही है, ब्लैंक नोटबुक, ठीक है ना। कॉपी जिसपे आप लिख रहे हो, जैसे अभी आपके हाथ में कॉपी है, क्या ये रिसोर्स है? डेफिनेटली रिसोर्स है। एक कप है जिसमें आप मिल्क लेते हो, ठीक है, बॉर्नविटा आपको दिख रहा होगा। सो आर ड्रिंकिंग मिल्क इन अ कप और इन अ ग्लास, क्या वो रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है। सर हम ट्यूशंस के बाद में खेलने भी जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल एंड बैट रिसोर्स हैं। हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो हम बैग लेकर आ रहे हैं, बैग में किताब डाल के लेकर आ रहे हैं, ये बैग आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। हमें भूख लग रही है, हम खाना खा रहे हैं सर, सैंडविच खा रहे हैं, क्या सैंडविच रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है, ठीक है। लिखने के लिए हमें पेन चाहिए सर, पेन रिसोर्स है। रहने के लिए मकान चाहिए सर, मकान रिसोर्स है। पहनने के लिए कपड़े चाहिए, चश्मा चाहिए अपने आप को स्टाइलिश बनाने के लिए, ये रिसोर्स है। और आपकी कोचिंग तक आने के लिए हमें स्कूटी चाहिए, या स्कूल तक जाने के लिए हमें स्कूटी चाहिए, घूमने फिरने के लिए स्कूटी चाहिए, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। सो बेटा एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज अ रिसोर्स। कभी भी इस बात पे आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये कोई भी चीज रिसोर्स की तरह क्लासिफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज व्हाट इज अ रिसोर्स। एंड इफ देर इज अ रिसोर्स, इसका मतलब वो असेट बन सकता है। बट क्या केवल रिसोर्स कह देने से असेट बन जाएगा क्या? केवल रिसोर्स कह देने से असेट बन जाएगा? नहीं। रिसोर्स के अलावा भी उसे तीन चीजें और चाहिए। बट क्या आपको ये मेरी पहली बात समझ में आई कि असेट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिसोर्स। अब वो रिसोर्स दो तरह के हो गए, मैन मेड भी हो गया और नेचुरल भी हो गया, मैंने आपको समझा दिया।
क्या आपको एग्जाम में ये सब लिख कर आना है, मैन मेड नेचुरल? नहीं लिख कर आना है, केवल समझने के लिए है। एग्जाम में जो लिखना है मैं आपको लिखवाऊंगा ना, आप चिंता क्यों करते हो? एग्जाम में क्या लिखना है लिखवाऊंगा, ठीक है ना। अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी समझो। समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया। असेट क्या है? यूजफुल रिसोर्स, काम में आने वाली चीज, वस्तु, ठीक है। तो ये वस्तु कैसी हो सकती है सर? गॉड गिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, गिफ्ट बाय नेचर, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस, या इंसान के द्वारा बनाया गया हो सकता है, यानी कि मैन मेड, बट है वो रिसोर्सेस दोनों। पॉइंट क्लियर हो चुका है सब बच्चों को, ठीक है। दूसरा है अक्वायर्ड एट मनी कॉस्ट। अक्वायर्ड एट मनी कॉस्ट मतलब कि सर रिसोर्स को हम खरीदते हैं, बिल्कुल आप खरीदते हो। तो सर खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं सर? पैसा देकर खरीदते हैं। यानी बच्चों अक्वायर्ड मनी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में आजकल जो भी रिसोर्सेज हैं, हर रिसोर्स का एक प्राइस टैग है ना, हर एक के लिए प्राइस अटैच्ड है। अक्वायर का मतलब क्या है? प्राइस, पैसा देना, है ना। पैसा फेंक तमाशा देख, मैंने पैसा दिया, ये मेरा है ना। हम बोलते हैं ना ये चीज मेरी है। भाई क्यों तेरी है? मैंने पैसा दिया है इसके लिए, इसलिए मेरा है। तो आपने ऐसा एक गाना भी सुना होगा, सबसे बड़ा रुपया, सुना है आपने ये चीज? यानी आप पैसे से काफी कुछ खरीद सकते हो। काफी कुछ का मतलब सब कुछ खरीद सकते हो? नहीं सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खरीद नहीं सकते। वी कैनॉट बाय लव, तो लव एक रिसोर्स नहीं हुआ, है ना। वी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, वी कैनॉट बाय अवर ड्रीम्स, वी कैनॉट बाय अवर फ्रेंड्स। ये सब चीजें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। हम समय पैसे से नहीं खरीद सकते, हमारे ड्रीम्स पैसे से हम नहीं खरीद सकते। बट यस, मनी कैन बाय यू व्हाट? रिसोर्सेस, ठीक है। यानी रिसोर्सेस को हमें अक्वायर करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाते। अक्वायर करने का मतलब क्या है? खरीदना पड़ता है। कैसे खरीदोगे? खर्चा करके, मनी कॉस्ट से। यानी हर चीज के बदले आपको कुछ दाम पे करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है कि आप एक मकान खरीदो, कैसे खरीदोगे? पैसा दोगे और मकान खरीदोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेन देन का मामला है, एक हाथ देना है, दूसरे हाथ लेना है। तो आपने किसी को पैसा दिया, उसके पास पैसा मिल गया, उसके पास जो सामान था उसने आपको दे दिया, सिंपल सी कहानी है। अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट, यानी पैसा देंगे और हमारे हाथ में वो चीज आ जाएगी। यानी कि रिसोर्स को हमें अक्वायर करना पड़ता है। सोचो, अब इन सब चीजों को अक्वायर करने के लिए क्या आपके पेरेंट्स ने पैसा नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा सर। फोन 20,000 का फोन लेकर दिया पापा ने मुझे, खर्चा कराया। सर लैपटॉप 60,000 का लैपटॉप आया था। नोटबुक सर मैं खुद लेकर आया हूँ, स्टेशनरी की शॉप पे गया था, 40 रुपए का रजिस्टर लेकर आया हूँ आपकी क्लास में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। सर पेन 100 रुपए का पेन लेकर आया, अच्छा वाला पार्कर का पेन लेकर आया। एनर्जी चाहिए मेरे को पढ़ते पढ़ते, थक नहीं जाऊं, बॉर्नविटा लेकर आई मम्मी, 100 रुपए का लेकर आई। सर विराट कोहली से मुझे बैट चाहिए था खेलने के लिए, मुझे बैट्समैन बनना है आगे जाकर, अच्छी बैटिंग करता हूं मैं, 1,000 रुपए का बैट लेकर आया। कप लेकर आया 100 रुपए का, बैग लेकर आया 1,000 रुपए का, ब्रेड का पैकेट लेकर आया 40 रुपए का। सर कपड़े लेकर आए 2,000 के, ब्रांडेड लेकर आए। चश्मा लेकर आया 5,000 का, ब्रांडेड है, फास्ट ट्रैक का चश्मा है। घर है सर, पापा का घर है, 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का मकान है सर हमारा। 50,000 की स्कूटी है सर मेरे पास में, देखो सबके प्राइस टैग है ना। अगेन हमको वो 3 इडियट्स वाली मूवी याद आ रही होगी। वो एक करीना कपूर का फियांसे होता है, शादी करने वाला होता है करीना कपूर से। वो हर चीज का दाम बताता है, इतने की घड़ी, इतने का जूता, याद आ रहा है? कुछ मूवी देखा हुआ है सबका। यानी हर चीज का बेटा प्राइस टैग है अवेलेबल। अगर कोई चीज रिसोर्स है, अगर कोई चीज मैनमेड रिसोर्स है, उसका डेफिनेटली आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। इनफैक्ट नेचुरल रिसोर्सेस के लिए भी आपको बहुत बार कुछ कीमत भरनी पड़ती है, उसके बिना आपको नहीं मिलता, आपको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। डायमंड जो है, ठीक है ना, या गोल्ड जो है, वो भी तो एक तरह के मिनरल्स हैं, क्या आपको फ्री में मिल जाते हैं? आपको पैसा भरना पड़ता है ना। जिनके पापा ज्वेलरी का काम करते हैं, क्या उनको फ्री में मिलता है गोल्ड? क्या उनको फ्री के अंदर मिलता है डायमंड? नहीं ना, पैसा भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? सर भरना पड़ता है। बट वो है क्या सर? वो नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारी माइनिंग करनी पड़ती है तब जाके वो एक्सट्रैक्ट होता है। फिर उससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं। बट पैसा तो भरना पड़ता है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलता ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने पैसा भरा तो आपने क्या करा? अक्वायर करा, मतलब उसे हासिल किया। अक्वायर का मतलब क्या? हासिल करना। तो असेट का मतलब क्या हो गया? रिसोर्स, कोई काम आने वाली चीज जिसको आपने हासिल किया पैसा देकर, ठीक है। तो हर चीज के लिए हमें पैसा बच्चों देना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं हमने असेट की डेफिनेशन के 2 पॉइंट कवर करे हैं। पहला पॉइंट क्या? रिसोर्स। दूसरा हमने करा अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट,
तीसरी बात क्या रही, जरा पढ़ना आगे। ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट। मैंने आपको क्या बोला था, अकाउंटेंसी या कॉमर्स कहां पे यूज करोगे, बिजनेस में। तो ये जो बेटा बिजनेस है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी। जैसे कॉमर्स पाठशाला, ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इसको एंटिटी बोल सकता हूं या मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं, टेक्निकल टर्म है। यानी हम बिजनेस की जगह क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। सुना होगा ना आपने हिंदी, संस्था, मेरी ये संस्था है, ठीक है ना। तो संस्था का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी। जैसे इसरो, इसरो सुना होगा सबने, इसरो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलमार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस, टाटा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं बोला कि पर्सन का कंट्रोल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात नहीं करते सर, घरेलू बातें नहीं करते, बिल्कुल आपने कहा था। हमें किसकी बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होना चाहिए, यानी अगली बात बच्चों आई कंट्रोल की। और व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब काबू कर लेना, अधिकार, मेरा अधिकार है सर इस पे। अधिकार कैसे आता है मुझे बताओ। रिलायंस जब इंट्रोड्यूस करा गया था मार्केट में, बहुत समय पहले की बात है, रिलायंस ने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला था। रिलायंस की वैसे आज तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनका नारा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो। रिलायंस मोबाइल जब रिलायंस लॉन्च हुआ था सबसे पहले पहले, उनका नारा क्या था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये नारा किसको होगा, मतलब ये नारा किसका होगा, धीरू भाई अंबानी का। यानी ही वॉज द फादर ऑफ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, ठीक है। इनका ये नारा था कि मुझे पूरी दुनिया पर कब्जा करना, कंट्रोल करना है, अधिकार जमाना है। कैसे, बिजनेस के थ्रू, धंधे को फैला करना, हर काम में उतर जाओ, सारे काम कर लो। रिलायंस लगभग आज सारे काम करता है, कपड़े बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, पेट्रोल बेचता है, सब्जियां बेचता है, सब लगभग सारे काम में। मूवी हॉल्स भी हैं उसके, सर मूवी हॉल भी है, बिल्कुल है। आपने सुना होगा बिग सिनेमास, ये किसका, रिलायंस वालों का है। रिलायंस प्रैक्टिकली आज हर काम में इन्वॉल्व है, यानी वो दुनिया पर क्या करना चाहता है, राज करना चाहता है। कैसे राज करता है, अपने बिजनेस के थ्रू। क्योंकि जब आपका बिजनेस इतना फैला हुआ होगा तो लोग आपका सामान इस्तेमाल करेंगे। जब लोग आपका सामान इस्तेमाल करें तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके ऊपर राज कर रहे हो, आप उनके ऊपर रूल कर रहे हो। लोग आपका नाम पहचानते हैं कि अच्छा हाँ ये रिलायंस का सामान है, राइट। तो खैर इन बातों को छोड़ते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, अधिकार जमाना। अधिकार आप कैसे जमा सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि इस पे मेरा हक है। सोचो, एक मिस्टर बीन की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, काफी इंटरेस्टिंग फोटो है। मिस्टर बीन को सब लोग जानते होंगे, सबने देखा होगा, कार्टून भी देखा होगा, इनके शोज भी देखे होंगे आपने। तो मिस्टर बीन एक शॉप में गए गाड़ी खरीदने के लिए, उनको बहुत सारी गाड़ियां दिख जाती है, ठीक है। क्या इन सभी गाड़ियों पे उनका अधिकार हो सकता है क्या, जरा सोचना। क्या मिस्टर बीन का इन सभी गाड़ियों पर अधिकार हो सकता है या नहीं, बताइए। हाँ जी बताइए, क्या मिस्टर बीन का इन सारे गाड़ियों पर अधिकार हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ, मिस्टर बीन जो है यहाँ पे, वो कौन सी गाड़ी पर अपना हक जमा सकते हैं, किस गाड़ी को बोल सकते हैं मेरी गाड़ी है, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो गाड़ी हमारी है जिसके लिए हमने पैसा भरा, जिसकी चाबी हमारे पास में है। तो मिस्टर बीन केवल उस गाड़ी को अपनी गाड़ी मान सकते हैं, बाकी सब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। यानी आप बोलते हो ये मकान मेरा है, तो आप किस हक से बोलते हैं मकान आपका है, क्योंकि आपके पापा ने या आपके दादाजी ने उसके लिए पैसे भरे हैं, वो खरीदा है। क्योंकि खरीदा तो हमारी ओनरशिप आ गई। यानी अगर मैं किसी चीज का मालिक हूं, इसका मतलब मेरा उस पर क्या है, अधिकार है, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे अंबानी का अधिकार है, पर मेरा अधिकार तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा, मैंने उसमें कुछ पैसा नहीं लगाया हुआ, तो मेरे लिए नहीं है वो। बट जिसने पैसा लगाया उसके लिए तो है ना, बिल्कुल सर उसके लिए है। कॉमर्स पाठशाला मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमर्स पाठशाला को बिलोंग करती हैं, उसका अधिकार है, राइट। जैसे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा से, लैपटॉप से, वो किसको बिलोंग करता है सर, वो कॉमर्स पाठशाला को बिलोंग करता है। तो कॉमर्स पाठशाला का कंट्रोल है, और वो कंट्रोल किसके थ्रू आया, नीरज सर के थ्रू आया, क्योंकि वो उसके ओनर हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी जब हम कोई चीज के लिए पैसा दे देते हैं, पैसा दे दिया तो हम उसके मालिक बन गए, हमारे पास उस चीज के लिए क्या आ गया बच्चों, कंट्रोल आ गया। तो कंट्रोल कैसे आएगा, जब आप उसको पैसा देकर अक्वायर करेंगे। तो पैसा देकर अक्वायर करा मतलब क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तीन बातें कवर कर ली हमने,
फिर से एक बार आपको डेफिनेशन दिखा दूं, असेट की डेफिनेशन देखेंगे, 3 बातें कवर हो चुकी हैं। यूजफुल रिसोर्स है, अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का कंट्रोल है। अब चौथी बात और समझ लीजिए, क्या लिखा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। बच्चों क्या मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी असेट की वजह से कुछ फायदा होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, कुछ पैसे के रूप में फायदा होगा। तो सर पैसे के रूप में फायदा कैसे हो सकता है? बच्चों ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां आपको पैसे के रूप में फायदा नहीं होता, ठीक है ना। किसी की दुआ मिल जाती है तो पैसे के रूप में तो ना मिल रही है। जैसे आपने किसी गरीब को खाना दिया, ठीक है, तो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला, बट उसने आपको एक ब्लेसिंग दे दी, जीते रहो, ठीक है, खुश रहो। तो क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट पैसे के फॉर्म में थोड़ी ना होगा। तो जब बेनिफिट पैसे के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है ना, फायदा होना। सर क्या इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट है? जो हम सोच रहे थे कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? बेटा बिल्कुल, जो हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी हम आज असेट क्यों खरीद रहे हैं, देखो आज हमने असेट क्यों अक्वायर करा, आज हमने असेट पे अपना कंट्रोल क्यों जमाया, क्योंकि हम फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना चाहते हैं। यानी हम फ्यूचर में उससे क्या कमाना चाहते हैं बच्चों, हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है, अ बेनिफिट दैट वी कैन क्वांटिफाई इन मनी टर्म्स। मनी की टर्म्स में अगर आप बेनिफिट को बयां कर सकते हो तो उसका मतलब वो क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। यानी इकोनॉमिक बेनिफिट आपके लिए क्या है, फायदा। और ये फायदा कब होगा, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सर यही तो हमारे अकाउंटेंसी का मेन रोल था, हम क्या चाह रहे थे कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल बच्चों, आपकी सोच ये थी हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो बिजनेस से आपको प्रॉफिट कमाना है। अब ये प्रॉफिट कमाने में आपकी सहायता कौन करेंगे, असेट्स यानी प्रॉपर्टीज। तो जितने ज्यादा आपके पास असेट होंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट कमाने का स्कोप होगा। बात समझ पा रहे हो? आज मेरे पास जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतने ज्यादा बच्चे मैं बिठा पाऊंगा, जितनी ज्यादा चेयर्स होंगी उतने ज्यादा बच्चे बिठा पाऊंगा, जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड होगा उतना ज्यादा कंटेंट लिख पाऊंगा, ठीक है ना, जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा, जितना अच्छा लैपटॉप होगा उतनी फास्ट प्रोसेसिंग कर सकूंगा। ये सब क्या है सर, ये सब हमारे असेट्स हैं। और इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, बेनिफिट। यानी इसकी वजह से मैं क्या अर्न कर रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या, ये सोच है कि हमें क्या कमाना है बच्चों, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट किस वजह से कमा पाएंगे सर, प्रॉफिट हम असेट्स की वजह से कमा पाएंगे, ठीक है। तो असेट्स से हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। क्या आपको चारों बातें समझ में आ रही हैं? जरा रिकॉल करो। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर, पहला पॉइंट था रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब सर ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल हो जाए। यूजफुल कैसे होती है सर, वो नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। अच्छा सर, रिसोर्स क्योंकि फ्री में अवेलेबल नहीं होते, हमको पैसा भरना पड़ता है, हमको अक्वायर करना पड़ता है। तो अक्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं सर, पेमेंट करते हैं। यानी हर चीज का प्राइस टैग है, उसका पेमेंट करते हैं, वो चीज हमारी हो जाती है। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम खरीद नहीं सकते, तो उनको हम रिसोर्स में काउंट भी नहीं करेंगे। जैसे लव है, टाइम है, अफेक्शन है, ये खरीद नहीं सकते, है ना। तो इनको हम रिसोर्स में काउंट नहीं कर रहे। रिसोर्स में क्या काउंट करेंगे, वही नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। जैसे हम अक्वायर करते हैं, हमारे हमारे ऊपर क्या आता है, हमारे पास कंट्रोल आता है उस चीज का। और जब कंट्रोल आता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके हम क्या कमाते हैं सर, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाते हैं। क्या आपको आसान लग रहा है? इतना टफ होना था, देखो इतना टफ नहीं था। अगर आपने लॉजिकली मेरी बातों को समझ लिया तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, सर हाँ असेट अब समझ में आ गया हमको। तो समझ में आ गया तो मैं आपको भी याद भी करा देता हूं। बड़ा सिंपल है याद करना। असेट बनाने के लिए पहला टर्म क्या था सर, रिसोर्स होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा टर्म क्या था सर, अक्वायर करना चाहिए, वेरी गुड। तीसरी बात क्या सर, कंट्रोल होना चाहिए। और चौथी बात क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो RACE, रेस, क्या बोलोगे, रेस। असेट का मतलब क्या है, रेस, ठीक है। रेस का मतलब R इज रिसोर्स, ए का मतलब अक्वायर्ड कॉस्ट, सी का मतलब कंट्रोल, ई का मतलब क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अब से लेकर पूरे एंड तक, जब तक आप मुझसे पढ़ोगे, चाहे से आप मुझसे 11th क्लास में पढ़ो, 12th क्लास में पढ़ो, मुझसे आप CA पढ़ने आओ, ठीक है ना। जब भी मैं आपसे पूछूं असेट का मतलब क्या, तो आप मुझे क्या बोलोगे, रेस। मतलब 4 चीजें, रिसोर्स, अक्वायर्ड कॉस्ट, कंट्रोल एंड व्हाट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। एग्जाम में रेस लिख कर नहीं आना, RAC मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में तो पूरा मीनिंग लिख कर आना पड़ेगा, ये केवल याद रखने के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गया सर की डेफिनेशन, तब उतारना शुरू करो, कॉपी में उतारो। अब अभी एग्जाम्पल नहीं उतारने का है,
केवल और केवल असेट का डेफिनेशन उतारोगे, ये डेफिनेशन उतारो असेट का। पहले जनरल बात लिखोगे, एन असेट इज समथिंग वैल्यूएबल और यूजफुल। एन असेट इज समथिंग वैल्यूएबल और यूजफुल, किसके लिए बच्चों? बिजनेस के लिए। एन असेट इज समथिंग वैल्यूएबल और यूजफुल। अब टेक्निकल मीनिंग लिखते हैं, असेट इज समथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। असेट इज समथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। ये अपना पहला टर्म चल रहा है, आज हमने इतनी बड़ी क्लास में केवल एक टर्म सीखा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको लॉजिक से पढ़ाना चाह रहा हूं, रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी। असेट इज समथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। लिखो ए, इट इज अ यूजफुल रिसोर्स। इट इज अ यूजफुल रिसोर्स। और इससे पहले आप आर लिख दो मार्जिन में, ताकि आपको याद रहे। याद रखने का तरीका है कि असेट का मतलब क्या हो गया हमारे लिए? रेस हो गया, ठीक है ना, हम ऐसे याद रख पाएंगे, एग्जाम में लिखने में आसानी होगी ना। अगर आर ए सी याद रहेगा तो आपको मालूम है कि मुझे आर से क्या लिख कर आना है? एसेट रिसोर्स लिख कर आना है। ए से क्या लिख कर आना है? एक्वायर एट मनी कॉस्ट। तो इट इज अ यूजफुल रिसोर्स। बी, इट इज अक्वायर्ड एट मनी कॉस्ट। इट इज अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट। ढंग से स्पेलिंग देख लेना, ACQUIRED, it is acquired at a money cost. फिर पॉइंट सी लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट। द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट। द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट। एंड लास्ट आपको लिखना है, इट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले आप ये RAC तो लिख ही लेना, जिससे आपको याद रहे कि असेट का जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसमें आपको ये 4 बात लिख कर आनी है, तो आपके नंबर पक्के हो गए एग्जाम में, अब आपके नंबर नहीं कटेंगे। नोट कर लिए चारों बातें। इट इज अ यूजफुल रिसोर्स, इट इज अक्वायर्ड एट अ मनी कॉस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट, एंड इट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी असेट की बच्चों टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। मैंने आपको नॉर्मली भी समझा दिया, मैंने आज आपको ये बताया कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, अकाउंटेंसी पढ़ने के हमें क्या फायदे होने वाले हैं फ्यूचर में, हमारे लिए कमाई का स्कोप कैसे रहेगा, हम कानूनी विवादों के अंदर मदद कर सकते हैं लोगों की, हम उनका टाइम सेव कर सकते हैं, हम उनके पैसे कमाने में हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी रिपोर्ट्स अच्छे से बना सकते हैं, हम उनको प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं, उनका खर्चा बचेगा, इसलिए वो हमें पैसा देंगे, तो हमारी कमाई का जरिया बनने वाला है अकाउंटेंसी। हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है? तो बेटा नीड ये है, एक तो कमाना है, दूसरी बात अगर किसी का बिजनेस है तो जो बिजनेस करता है उसको अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? उसको प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अकाउंटेंसी चाहिए। और अकाउंटेंसी का आज हमने पहला टर्म पढ़ा असेट। क्या आपको मीनिंग समझ में आया सबको? ठीक है, अभी इसी बात को अपन आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस शर्त यह है कि आप इतना जो रिवीजन है वो नेक्स्ट क्लास से पहले कर कर आएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग। बाय।